हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में जो हमारा सेकेंड यूनिट है बजटरी कंट्रोल, जिसमें बहुत ज़्यादा हमें डिस्ट्रीब्यूशन करके दे दिया है तीन अलग अलग चैप्टर्स में, जैसे कि फ्लेक्सिबल बजट, सेल्स बजट और प्रोडक्शन बजट, जो हमने पूरा किया है। जिसमें मैंने फ्लेक्सिबल बजट के आपको 8 से 9 एग्जाम्पल दिए हैं, सेल्स बजट के 2 और प्रोडक्शन बजट का 1 एग्जाम्पल दिया है। वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा ज़रूरी है उस पर ज़्यादा फोकस दे के मैंने आपको उसका भी प्रिपरेशन करवाया है। अब हम हमारा सिलसिला एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस को आगे बढ़ाने का अगर आगे ले जाना चाहते हैं तो इसमें हमारा थर्ड यूनिट जो मैं आपको अभी जहाँ अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से देने वाली हूँ वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब इस यूनिट में भी दुविधा ये है दोस्तों कि यहाँ पे हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों का अध्ययन करना है, मतलब दोनों को यहाँ पे रखा गया है आपके सिलेबस के अंदर। तो जब हम दोनों को यहाँ पे अध्ययन जिसका करेंगे तो अब हमें सबसे पहले जिस पे ज़्यादा हमें मतलब मार्क्स हमारे डिपेंड करते हैं या जो ज़्यादा बार 16 मार्क के लिए पूछा जाता है, ऐसा होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट की अगर बात करें तो फंड फ्लो स्टेटमेंट आपने आपके बीकॉम की कक्षा में पढ़ रखा है पहले भी, लेकिन हम जब यहाँ पे एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो यहाँ ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होने वाले। बस बदलाव इतने होंगे कि यहाँ एडजस्टमेंट थोड़ी आपको ज़्यादा दी हुई होंगी, उसके आपको यहाँ पे जो समायोजन करनी होती है, जो एडजस्टमेंट का इफेक्ट करना होता है वो करना पड़ेगा। बाकी सेम थिंग जैसे आप लोग बीकॉम लेवल पे करके आए हो वैसा ही अभी एमकॉम लेवल पे हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट का अध्ययन करना है। और इसलिए भी ये जो यूनिट है फंड फ्लो स्टेटमेंट ये पढ़ाना या ये आपको समझना ज़्यादा मतलब इजी हो जाएगा, क्योंकि ये आपने पहले भी पढ़ रखा है अपनी बीकॉम की कक्षा में। ठीक है, तो अगर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए शुरुआत करें तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये बताने में व्यर्थ समय अपना नहीं करूँगी। हम केवल 2 मिनट इस पर चर्चा करेंगे और सीधा जो हमारा मेन कंसर्न होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, उसके लिए हमें जो स्ट्रॉन्ग करना होता है वो हमारा प्रोफार्मा वाला नॉलेज होता है, या हमें जो जानकारी उसके लिए होनी होती है कि हम गणित सॉल्व कर सके, एग्जाम्पल सॉल्व कर सके, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए छात्रों आपके पास जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक अपना चैप्टर पढ़ा है फाइनल अकाउंट्स जो हमने करे हुए हैं, उसका हमें ज्ञान होना चाहिए, जिसमें हम मेनली 3 वहाँ पे अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ही संदर्भ में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट। बट एप्रोप्रिएशन को उतना महत्व न देते हुए हम अगर 3 ही क्या यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ट्रेडिंग, पीएल और हमारी बैलेंस शीट, तो यहाँ पे हम उसमें डेबिट एंड क्रेडिट वाला कंसेप्ट आ जाता है। बैलेंस शीट में हमारी जो हमारी कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो पता चलती है। इसके अलावा भी हम ये बोल सकते हैं कि जब हम इन चीज़ों का प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पे फंड का जो फ्लो है, अब सबसे पहले ये 2 शब्दों को समझना होगा कि फंड माने क्या, तो हम जिसको साधारण शब्द में कहेंगे कि हम निधि, कैपिटल, पूंजी, मराठी में भांडवल, ठीक है ना। जब हम ये सब कहते हैं तो ये हमारा एक नैरो कंसेप्ट हो जाता है, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड का कंसिडरेशन या फंड को माना गया है कि हर एक ऐसी चीज जिसको पैसे में हम तोल सकते हैं या पैसे में जिसका कंसिडरेशन हो सकता है। या फिर हम अगर हमारे स्टेटमेंट के फॉर्मेशन के लिए बात करें तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो है उसे फंड की संकल्पना दी गई है। फिर वर्किंग कैपिटल प्रिपरेशन के लिए या वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट फॉर्म करना पड़ता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन फंड माने क्या, तो हमारे इस यूनिट के तहत वर्किंग कैपिटल या नेट वर्किंग कैपिटल को फंड की संकल्पना से संबोधित किया गया है। उसके बाद देखते हैं फ्लो। तो फ्लो में क्या है, प्रवाह, कि हमारा जो कैपिटल है या हमारे जो हमारे पास पैसों की आवक जावक हम जिसको बोल सकते हैं, उसका प्रवाह कैसा है, उस प्रवाह में वृद्धि हो रही है या घट हो रहा है, मतलब वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसका हमें वहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। और क्यों फंड को वर्किंग कैपिटल से संबोधित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग कैपिटल अगर बढ़ता है या घटता है तो उस पे ही प्रवाह निर्धारित किया जा रहा है। तो ये हमने निधि प्रवाह विवरण, मराठी या हिंदी में फंड फ्लो स्टेटमेंट
वर्तमान वर्ष चल रहा है, इस वर्ष की बैलेंस शीट की जानकारी, साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कुछ आइटम्स की जानकारी हमें स्टेटमेंट फॉर्मेट में दी हुई होगी। मतलब 2 साल के डेटा पे हमें यहाँ पे प्रक्रिया करनी होगी। फिर उसमें 2 साल की प्रक्रिया में क्या हमारा शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, क्या हमने कोई नई एसेट परचेस की है, या हमारे पास जो एसेट थी क्या उसमें से कुछ एसेट का टुकड़ा हमारे द्वारा सेल किया गया है, ऐसी गतिविधियां या ऐसी की गई वहां पे कार्यों की आपको जानकारी प्रदान की हुई होगी। और इसके आधार पे हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट इस यूनिट के तहत यहाँ पे मेन आंसर आपका डिपेंड करेगा 2 स्टेटमेंट पे या 2 अकाउंट्स पे। वो क्या होगा, तो सबसे पहला है स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, जो कि मैंने इस साइड यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। तो जब स्टेटमेंट ऑफ और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का हम फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें केवल करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज से संबंधित जितने भी आइटम्स होंगे उनकी हम यहाँ पे जानकारी लेंगे और उसके द्वारा वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है ये फाइंड आउट करने की हमारी मेन प्रक्रिया कार्यरत करेंगे। उसके बाद सेकेंड मेन आंसर हमारा जो होता है वो है स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड को ही दूसरे भाषा में या दूसरे शब्दों में, जैसे एक लड़की का एक नाम घर का होता है और एक नेम कॉलेज में रहता है, वैसा ही उपाध्याय इसका भी है। तो क्या है, या तो हम उसे बोल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, या उसे बोल सकते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो हमारी साधारण भाषा में हम उपयोग में लाते हैं। आपने भी बीकॉम लेवल पे फंड फ्लो स्टेटमेंट का कैलकुलेशन करना सीखा है, तो उसी का दूसरा नाम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, तो यही हमारे 2 मेन आंसर रहने वाले हैं। आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपको जो 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आए चाहे 16 मार्क के लिए क्वेश्चन आए, अभी भी मैंने ऑनलाइन परीक्षा को दृष्टिक्षेप में नहीं रखा है और उसी के आधार पर मैं आपको बड़े बड़े एग्जाम्पल यहाँ पे करवा रही हूँ ताकि आप 16 मार्क को अपने दृष्टिक्षेप में रखें, अपने दृष्टिकोण में रखें कि हमें 16 मार्क का गणित एग्जाम में सॉल्व करना है। अगर ऑनलाइन होती है ऑफलाइन होती है वो निर्णय गवर्नमेंट का होगा, लेकिन हम हमारी तरफ से पूरे प्रिपेयर रहने चाहिए। तो 16 मार्क को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, आपके मुख्य आंसर या आपका मुख्य जवाब केवल 2 चीजों में बटा हुआ होगा, एक तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और दूसरा फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब आप में से कई छात्रों को जिनको बीकॉम की सभी बातें याद है वो सोचेंगे कि यहाँ तो हम एडजस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया करते थे, बहुत सारे और अन्य अकाउंट्स भी बनाया करते थे, जैसे अगर सेल्स एंड परचेस किसी असेट का बताया हुआ है, उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस बताया हुआ है तो उसका भी अकाउंट बना लिया करते थे। अगर टैक्सेशन के संबंधित आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दोनों साल की जानकारी है, साथ ही साथ करंट ईयर की प्रोविजन भी दी हुई है तो उसका भी हम अकाउंट बना लिया करते थे। डेप्रिसिएशन का अकाउंट हम बना लिया करते थे। डिविडेंड के लिए हम वहाँ पे अगर हमें सोचना पड़ता था कि डिविडेंड हम अगर करंट ईयर का है, करंट ईयर में पेड किया हुआ है तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे, और अगर वो प्रीवियस ईयर का है तो हम उसको यहाँ पे लिखते थे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में। तो फिर जब हमारे द्वारा ये सब बातें की जाती है या जब हम यहाँ पे इन सब बातों का अंतर्भाव करते हैं तो क्या हमने यहाँ उन सब चीजों को जो कर रहे हैं क्या वो हमारे मेन आंसर का स्वरूप है या नहीं। तो प्रिय छात्रों, वो आपके मेन आंसर तक पहुँचने के लिए आपके द्वारा प्रयोग में लाई गई सीढ़ियाँ है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि जो हम कर रहे हैं मतलब वहाँ पे आप अलग अलग मशीनरीज का मतलब अलग अलग असेट्स का अकाउंट बना लें, मशीनरीज अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट या कोई भी, या आप वहाँ पे टैक्सेशन का अकाउंट बनाइए, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाइए, ये आपके लिए क्या है, ये जरिया है कि आप वो जो हम अकाउंट बना रहे हैं उसमें से जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा उसका हमें प्रयोग हमारे मुख्य आंसर में कहीं ना कहीं करना होगा। फिर ये सब अकाउंट के लिए ठीक है, क्या एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमारे वर्किंग का एक हिस्सा है या हमारे मेन सॉल्यूशन का हिस्सा है? तो वो भी आपके वर्किंग का हिस्सा है। मतलब हम जो एक्स्ट्रा वर्क अपने मेन आंसर तक पहुंचने के लिए करते हैं उसी का एक भाग
भाग है, वो आपका मुख्य आंसर नहीं है। अब वो वर्किंग का हिस्सा क्यों है, तो देखिए यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट जो हमारा मेन है उसमें यहाँ लिखा हुआ है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको ये मिलने वाला है। और ये दो मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये हमारे दो मुख्य आंसर है, जवाब है। तो इन दो जवाबों तक पहुंचने के लिए हमें वर्किंग में एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। जब हम यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट या इसको फंड फ्रॉम ऑपरेशन ऐसा पूरा बनने के बाद, अकाउंट बनने के बाद हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, तभी हम हमारे मुख्य जवाब के फाइनलाइजेशन तक पहुंच पाते हैं। इसीलिए आपको याद रखना है कि एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी वर्किंग का एक हिस्सा है। अब कुछ लोग ये एग्जांपल सॉल्व करने का भी तरीका होता है कि जो मेन आंसर है ये वाले दो मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और फंड फ्लो स्टेटमेंट ये मुख्य आंसर है, तो इसको आप सॉल्यूशन करके वहां पे हेडिंग दीजिए, या आप जो भी लिखते हैं शुरुआत करने के पहले वो लिखिए आंसर करके। और जब इसके लिए या इन दो स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए हम जितने भी अकाउंट बना रहे हैं उन सब अकाउंट को बनाने से पहले वहां पे वर्किंग कोलन एंड डैश ऐसी हेडिंग आपने देनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्योंकि वो हमारे मेन सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं, बट दिखाना उतना ही जरूरत है या मेन है कि आपने ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कैसे किया, तो देखिए ऐसे किया, ये सब चीजों को हमने यहाँ लिखा और कैलकुलेशन किया। तो इसके लिए प्रमाण के तौर पे हमें उसका प्रयोग करना पड़ता है। तो इसीलिए दिमाग में बिल्कुल ये नहीं बनना कि वो महत्व का नहीं है, महत्व का है, बट मैं कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना चाहती हूँ कि मेन चीज को सॉल्यूशन लिखिए, जो चीज उसके लिए उपयोग में ला रही है उसको वर्किंग लिखिए। और उसके बाद अब हम चलते हैं, हमारा जो मेन यहाँ पे कंसर्न है वो है हमारे आंसर्स को समझना। देखिए मैंने यहाँ केवल 3 अकाउंट्स को ड्रॉ किया है, ये एक स्टेटमेंट और 2 अकाउंट फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो बाकी अकाउंट्स मैंने क्यों नहीं बनाए, तो जब हम 11 से लेकर एमकॉम तक का पहुंचे तो वो नॉर्मल अकाउंट्स प्रिपेयर करना हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है, करके उसमें समय व्यर्थ न करते हुए आपकी जो मुख्य यहाँ पे क्रिया रहने वाली है जो है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल समझना और फंड फ्लो स्टेटमेंट को समझना, उस पर हम सीधा चलते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ या स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या है, तो इसको जानने के लिए आपको अपने रेशियो एनालिसिस की एक चीज याद आएगी जहाँ पे हम वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन बहुत बार कर चुके हैं। और उस वर्किंग कैपिटल के कैलकुलेशन को करते हुए अभी आप लोगों को अगर नींद में भी कोई पूछे कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताओ, तो आप वहाँ पे बता दोगे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ये हमारे लिए बहुत परिचय की बात है, और इसको करने के लिए हमने ये ऐसा स्टेटमेंट वहाँ नहीं बनाया था, पर ये प्रक्रिया हमने रेशियो एनालिसिस में हजारों बार कर ली है। क्योंकि जितने करंट एसेट के अगर आइटम्स दिए हुए तो उसका टोटल करो, करंट लायबिलिटीज के आइटम दिए तो उसका टोटल करो, और माइनस करके करंट एसेट के कैलकुलेशन मतलब वर्किंग कैपिटल के कैलकुलेशन तक आप पहुंच चुके हो और आपके लिए ये परिचित बात है, इसीलिए उस पर भी हम चर्चा नहीं करेंगे। मैं क्या बता देती हूँ, देखिए यहाँ पे करंट एसेट रहेगा, लिखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है वो आपको पता है। शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले जो यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको इसी को फॉलो करना है। उसमें हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे, फिर यहाँ है अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। मैंने शुरुआती दौर में बताया कि यहाँ 2 साल की जानकारी दी हुई होंगी, तो जो पहला साल है प्रीवियस ईयर है, विगत वर्ष है, उसकी जानकारी हम पहले लिखेंगे, और जो चालू वर्ष है करंट ईयर है उसकी जानकारी बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 साल का ये आ रहा है, अब यहाँ करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का कैलकुलेशन जब करेंगे और लिखेंगे तो उसकी सही जानकारी आपको सही इसमें लिखना जरूरी होती है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा बच्चे गड़बड़ कहाँ करते हैं कि जब एग्जामिनेशन में हमें क्वेश्चन दिया हुआ होता है, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ होता है अपने बात होता है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर और यहाँ करंट ईयर, क्वेश्चन में आपको जानबूझ के यहाँ पर करंट ईयर दिया जाता है और इधर प्रीवियस ईयर दिया जाता है, और हम बॉक्स में सही लिखना भूल जाते हैं या सही तरीके से वहाँ पे करना भूल जाते हैं। इसलिए डेट्स पे ध्यान देना है, वहाँ लिखा क्या है इस पे ध्यान देना है। फिर अगर करंट एसेट में आने वाले जो पद है आइटम्स है हम उसको लिख लेते हैं, उसकी जानकारी यहाँ लिख लेते हैं। ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा,
क्लासरूम के या आपके ड्राइव में सेंड कर दूंगी, जिससे आपको ये चीजें थ्योरेटिकल रूप से समझ आएगी और प्रैक्टिकली मैं समझा ही रही हूँ। जैसे यहाँ 5000 पिछले साल में था, 7000 अभी है, 2000 की बढ़ोतरी है तो इंक्रीज में लिखिए। वही दूसरी प्रक्रिया अगर घट हो जाती है, कैश एट बैंक पहले 5000 थी या पहले 10,000 थी और अभी 60,000 रह गई है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो 3000 का घट हम डिक्रीज के कॉलम में लिखेंगे। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर इंक्रीज होता है करंट एसेट में तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होता है करंट एसेट में तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगा। फिर आते हैं हम लायबिलिटीज पे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आइटम, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। याद में रखिए कि अगर करंट लायबिलिटीज में जैसे कि यहाँ पर पहले 10,000 थे अभी 15,000 हो गए, मतलब इंक्रीज हो गया, तो वर्किंग कैपिटल के डिक्रीज इसमें हम जो इंक्रीमेंट की जितनी अमाउंट है वो डिक्रीज के कॉलम में लिखेंगे। और वही दूसरी प्रक्रिया उल्टी क्या करेंगे कि अगर बिल्स पेएबल पहले 2,000 थी और अभी 5,000 हो गई तो जो 3,000 बढ़े हैं वो हम इंक्रीज के कॉलम पर 3,000 नहीं पहले रुकिए, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी आइटम, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। मतलब यहाँ भी मैंने उल्टा लिखा कि इसको डिक्रीज करना चाहिए था, पहले 5,000 और फिर 3,000, तो अभी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो 5,000 पहले था फिर 3,000 हुआ, तो यहाँ हम लिख देंगे कि कितने के कारण वो डिक्रीज हुआ, 2,000 के कारण, लेकिन वर्किंग कैपिटल 2,000 से बढ़ गया है, ऐसा लिखना है। जैसा अभी मैं चक्रा गई थी वैसे आप भी चक्रा सकते हो। तो ये चारों रूल्स मैं आपको पीडीएफ में दूंगी, वो आपने अपने कॉपी में सही से लिखने हैं। ज़्यादा जानकारी आपको पढ़ना नहीं है, उसमें से आप जितनी आपको इम्पोर्टेंट लगती है उतनी जानकारी पढ़ सकते हैं। अगर ना पढ़नी हो तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, मतलब करंट एसेट के लिए सीधा नियम है। और करंट लायबिलिटीज के लिए इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आइटम, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये अगर रूल आपने याद में रख लिया तो आपका यहाँ से जो पोर्शन हमारे वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन तक आने वाला है वहां तक का हम पहुंच जाएंगे। अब उसके